Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग BANS 184 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले 10 साल के पेपर पर बेस्ड हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 6 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज मैं क्वेश्चन 5 तक ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पिछली वीडियो का लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी और उस कमेंट को पिन कर दूंगी और आप उस वीडियो को पहले जाके देखना बिकॉज उसमें मैंने 5 ऑलरेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विसेरल लेशमनाइसिस। देखो, नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको हम लोग हिंदी में काला अजर कहते हैं और ये नाम तुमने बहुत बार सुना होगा। काला अजर हम लोगों ने बहुत बार पहले बचपन में सुना है कि किसी को काला अजर हो गया, तो इसको इस नाम से याद रखना। वैसे इसको हम लोग विसेरल लेशमनाइसिस कहते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ये होता क्या है। ये एक बहुत सीरियस ट्रॉपिकल डिसीज है जो मोस्टली पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे कि इंडिया। ओके, ये डिसीज सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, पुअर हाउसिंग और वीक हेल्थ केयर सिस्टम से डीपली कनेक्टेड है। यानी कि जहाँ पे भी ऐसी जगह होगी जहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं है, जहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, घर नहीं है अच्छा रहने के लिए, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये डिसीज़ हमें ज़्यादा दिखती है। ठीक है, इसलिए हम जब भी इस डिसीज को पढ़ते हैं तो सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी समझना इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अगर हम इसका मीनिंग और कॉज देखें अब, तो ये एक पैरासिटिक डिसीज है। ठीक है, वायरस से नहीं होती, पैरासाइट से होती है और इसका कॉज होता है लेशमनाइड डोनोवानी नाम का एक पैरासाइट। ठीक है, तुम्हें नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है लेशमनाइड डोनोवानी। ये एक पैरासाइट का नाम है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, तो तुम्हें ये नाम पता होना चाहिए। ये पैरासाइट फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट से ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करता है। ओके, सैंड फ्लाई यानी कि एक तरह की मक्खी होती है, उसके थ्रू हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। बहुत सारे रीजन्स में ह्यूमन ही इसके रिजर्वॉयर होते हैं, यानी कि किसी को इन्फेक्शन हुआ होता है और वही आगे जाकर ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, यानी कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट होने से भी ये वाला बीमारी जो है स्प्रेड हो जाती है। ओके, इससे क्या क्या होता है अगर हम ये देखें तो बॉडी के अंदर जाकर ये पैरासाइट स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो को अफेक्ट करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और अगर हमें टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ये डिसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल होती है, यानी कि इससे किसी की डेथ भी हो सकती है। ओके, अगर अब हम इसके कुछ सिम्टम्स वगैरह देखें कि कैसे हमें पता लगेगा कि किसी को ये बीमारी हो रही है, तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो स्लोली डेवलप करते हैं। कभी कभी एक हफ्ते में या फिर कभी कभी कहीं हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स देखें तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं लॉन्ग टाइम तक फीवर रहना, ठीक है, एक सडन वेट लॉस आ जाना, बहुत ज़्यादा थकान होना, अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, और आपका स्प्लीन या लिवर जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ओके, ये होते हैं इसके कुछ सिम्टम्स। अगर हम एडवांस स्टेज की बात करें, यानी कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जब इसका बढ़ जाता है, तो इसमें स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, इसीलिए इसे काला अजर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इस बीमारी को काला अजर क्यों कहते हैं, तो आपको ये रीज़न बताना है। ओके, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो आपकी डेथ का रीज़न बन सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट काला अजर डर्मल लेशमनाइसिस। ठीक है, देखो, काला अजर का एक स्पेशल फीचर है पीकेडीएल। ये तुम्हें याद होना चाहिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, वही काफ़ी है। ठीक है, इसका एक स्पेशल हम कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। ये डिसीज ट्रीटमेंट के मंथ्स या ईयर्स बाद अपीयर होती है, यानी कि आपको पहले काला अजर हुआ, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और उसके काफ़ी महीनों बाद जो है आपको पीकेडीएल हो सकता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें स्किन पर पैचेस, रैशेस या फिर नोड्यूल्स आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो, ये सब चीज़ें अगर डेवलप हो जाए तो आपको पीकेडीएल हो रहा है। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन
इससे सोशल स्टिग्मेटाइजिंग होती है, यानी कि आपको सोसाइटी में थोड़ा अजीब नजरों से देखा जाता है, बिकॉज आपकी स्किन पर जो है पैचेस आ गए, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, पीकेडीएल वाले लोग स्टिल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। यानी कि पीकेडीएल भी आपका कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा और ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकती है। ओके, अब हम देखेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिसीज मेनली मिलती है हमें साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में। इंडिया में हमें ज्यादातर इसको बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके रीजंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, पुअर हाउसिंग, डिफॉरेस्टेशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और क्लाइमेट चेंज सैंडफ्लाई ब्रीडिंग को इंक्रीज करती हैं और उन्हीं की वजह से जो है ये डिसीज फैलती है आगे जाकर। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कैसी है ये डिसीज। डिसीज ऑफ पावर्टी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिसीज ऑफ पावर्टी, तो आपको काला असर समझाना है। ओके, माल न्यूट्रिशन हमने पहले डिस्कस कर लिया, लैक ऑफ सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग, इसकी वजह से जो है ये डिसीज को काफी ज्यादा बढ़ावा देती हैं सारे फैक्टर्स। इसलिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये क्लियर होता है कि हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती, बल्कि स्ट्रक्चर और इनइक्वालिटी से भी शेप होती है। ओके, अब देखो इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो वेरी इजी, वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, यानी कि सबको अच्छी कंडीशंस देनी पड़ेंगी रहने के लिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होना चाहिए, आप हाउसिंग कंडीशंस बेटर दो, और जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतना बेटर होगा। ओके, अब गवर्नमेंट के लिए अगर हम देखें पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, तो गवर्नमेंट के लिए काला अजर एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इसके सर्विलेंस पे भी फोकस करा जा रहा है। ओके, इसके कंक्लूजन में तुम सिंपली लिख दोगे कि ये सिर्फ एक डिसीज नहीं है, बल्कि पावर्टी और इनइक्वालिटी का रिफ्लेक्शन है। इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकल प्लस सोशल दोनों डेवलपमेंट होने बहुत जरूरी है। ओके, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें इसमें याद रखनी है, कुछ कुछ टर्म्स हैं वो जरूर याद रखना, जैसे कि पैरासाइट का नेम क्या है और पीकेडीएल क्या होता है, पीकेडीएल की फुल फॉर्म वगैरह तुम्हें याद रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आशा इन पब्लिक हेल्थ। वेरी इजी, आशा वर्कर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। देखो इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या लिखना है कि इंडिया जैसी कंट्री में रूरल एरियाज में ना हेल्थ केयर बहुत लिमिटेड होता है, हेल्थ केयर हर बंदे को नहीं मिल पाता हमारी जैसी कंट्री के रूरल एरिया में। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए आशा आया। आशा का फुल नेम तुम्हें पता होना चाहिए, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, ये आया किसके अंडर था, इसको 2005 में एनआरएचएम के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। एनआरएचएम इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आया था आशा प्रोजेक्ट। ओके, 2005 में, ईयर वगैरह याद रखना। ओके, देखो आशा एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर होती है जो कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच ब्रिज का काम करती है एक तरह। ओके, यानी कि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उन तक हेल्थ केयर पहुंच सके, उसके लिए ब्रिज का काम करते हैं एक तरह ये। ओके, अभी कंसेप्ट क्या है, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो आशा एक लोकल विलेज की ट्रेंड वुमेन होती है। यूजुअली ये वुमेन जो है वो 25 से 45 ईयर्स के बीच की होती है। ये ग्राम पंचायत के अंडर अकाउंटेबल होती है, यानी कि इनको आंसर करनी होती है अपनी हर चीजें ग्राम पंचायत को। ओके, ये वॉलेंटियर्स होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलते हैं, इन्हें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिल रही होती, जैसा इनका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से इनको पे किया जाता है। ओके, अब इनका रोल क्या होता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में देख लेते हैं। आशा जो है प्रेग्नेंट वुमेन को एएनसी रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल डिलीवरीज और रेगुलर चेकअप्स के लिए मोटिवेट करती है, लोगों को समझाती है। आपको पता है रूरल एरिया में इतना ज़्यादा मैटरनल हेल्थ को ड्यूरिंग प्रेग्नेंट उनका जो पीरियड होता है उसमें इतना उनको नहीं मिलते बेनिफिट्स, तो उसके लिए आशा जो है उनको मोटिवेट करती है। बाकी पोस्ट नेटल केयर में उनको ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा गाइड करती है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसका डिसीज प्रिवेंशन, कि हम लोग डिसीज प्रिवेंशन में आशा कैसे हेल्प करती है। तो टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसे डिसीजेस के सिम्टम्स पहचान कर अर्ली रेफरल के लिए देती है। क्यों, वो लोग ऑब्वियसली वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको ये चीज़ें पढ़ाई गई है तो उनको पता होता है, तो अगर कोई भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है तो वो जल्दी उसको रेफर करती है डॉक्टर को। टीबी के केस में डॉट्स प्रोवाइडर का रोल भी निभाती हैं ये।
ओके। नेक्स्ट, अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो आशा लोगों को बताती है कि हाइजीन, सेफ वाटर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, और लोगों को हेल्थ सर्विस यूज करने के लिए मोटिवेट करती है। उनको बताती है कि अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आप एक बेटर हेल्थ के साथ रह पाओगे। ओके। अगर हम इसकी बेसिक हेल्थ प्रोवाइडर का भी देखें, रोल इन फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प करती है। उनको बताती है कि कैसे कपल वगैरह की काउंसलिंग्स और इस सब में भी हेल्प करती है। रोल एज अ प्रोवाइडर, यानी कि बेसिक हेल्थ प्रोवाइडर फीवर, डायरिया जैसे माइनर इलनेस को बेसिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है, बिकॉज ये डॉक्टर्स ही होते हैं। ओआरएस, आयरन टैबलेट, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये सब हेल्प करते हैं। ओके। अगर हम इनका सोशल सिग्निफिकेंस या पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस देखें तो आशा जो है रूरल वुमेन को एम्पावर करती है, हेल्थ लिटरेसी बढ़ाती हैं और कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। लेकिन उनको लो सैलरी और हैवी वर्कलोड जैसे चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज इनकी इंसेंटिव बेस्ड है तो इनको इतना पे नहीं मिलता। अगर कंक्लूजन लिखा होगा तो कंक्लूजन में तुम्हें लिखना है कि आशा वर्कर्स इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बैकबोन है। उनको सपोर्ट और ट्रेनिंग देना लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल के लिए बहुत जरूरी है हमारी कंट्री में। ओके। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, एक बार पढ़ लोगे इस पीडीएफ से तो तुम्हारा हो जाएगा प्रिपेयर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज व्हाट इज एनवायरमेंटल हेल्थ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जरूर करके आना, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसको हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि बहुत इजी है। देखो, एनवायरमेंटल हेल्थ का मतलब होता है एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बीच का रिलेशन, कि कैसे एनवायरमेंट की वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है और कैसे हम एनवायरमेंट को ठीक रखेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। एयर, वाटर, फूड, हाउसिंग, ये सब हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है चीजें। ठीक है। तो अगर हम एनवायरमेंटल हेल्थ का मीनिंग देखें तो एनवायरमेंटल हेल्थ उन फैक्टर्स को स्टडी करता है जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, इन सबसे एनवायरमेंट से हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैसे एनवायरमेंट के साथ मिलकर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ सिर्फ डिसीज एब्सेंस नहीं बल्कि कंप्लीट वेलबींग होता है। यानी कि अगर आप बीमार नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। अगर आप बीमार नहीं हो और आप अच्छे से लाइफ जी रहे हो, आप फिट हो, हर चीज आपके में फिजिकली, सोशली, मेंटली आप फिट हो, तो ही आप एक हेल्दी पर्सन कहलाए जाओगे। ओके। अब हम कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के। देखो, हम लोग जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही होगा कि एयर क्वालिटी, क्लीन एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लीन एयर की वजह से हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी रहती है। सेफ वाटर की वजह से हमें वाटर बोर्न डिसीजेस से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके। फिर फूड सेफ्टी की वजह से हमें न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी मिलती है। और हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशन की वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो सेफ रहती है। तो ये सारे जो है एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। अब अगर हम सोशल एंगल देखें इसका, तो पुअर कम्युनिटीज पॉल्यूटेड एरिया में रहती है, इससे एनवायरमेंटल इनजस्टिस होता है। बिकॉज वो लोग ऑलरेडी, अगर उनके पास चीजें, रिसोर्सेज नहीं है तो उनको गवर्नमेंट भी एक बेटर कंडीशन नहीं दे रही रहने के लिए, जो उनकी हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ओके। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि रोल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ इन पब्लिक हेल्थ। देखो, एनवायरमेंट कंडीशंस अच्छी रहेगी तो ही हम लोग बेटर रह पाएंगे। अभी जैसे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ डिग्रेड हो रही है। ये हमें अभी नहीं पता लग रहा, पर 5-10 साल में जाके पता लगेगा। ओके। नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि एनवायरमेंटल हेल्थ इंप्रूव करना मतलब डिसीज प्रिवेंशन, तुम्हें डिसीज नहीं हो रहा, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है तुम्हारा, और तुम्हें एक सोशल जस्टिस मिल रहा है। ओके। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर करके आना अगर पेपर में आए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट इज इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। वेरी इजी, अगेन आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखो, शॉर्ट में समझा देती हूँ, एक एक पैराग्राफ नहीं समझा रही मैं। देखो, ये मॉडल कहता है कि हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस का रिजल्ट नहीं होती। ओके। यानी कि हम सिर्फ जो कर रहे हैं या हम जहाँ जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी वजह से हमारी हेल्थ सिर्फ इफेक्ट नहीं होती। हमारे और बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसपे हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। ओके। अब वो लेवल्स क्या आ जाते हैं? एक होता है इंडिविजुअल या फिर इंटरपर्सनल लेवल, यानी कि हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी अवेयरनेस कितनी है, हमें चीज़ों के बारे में कितना पता है, हमें कितनी चीज़ों का रिस्क के बारे में पता है कि हम ये खाएंगे तो ये होगा, नॉलेज। ओके। फिर आते हैं इंटरपर्सनल, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स, उनसे भी हमारी जो है हेल्थ इफेक्ट होती है, हमारे इमोशनल सपोर्ट होते हैं ये।
हमारी फैमिली की ईटिंग हैबिट्स जो है ये सब हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी कि हम स्कूल, वर्क प्लेस, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है हमें, हमारी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब। फिर आते हैं कम्युनिटी लेवल, इसमें नॉर्म्स, फैसिलिटीज, क्या कम्युनिटी लेवल पे हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे कि पार्क्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन। सैनिटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कम्युनिटी लेवल पे डालेंगे। फिर आता है पब्लिक पॉलिसी लेवल, इसमें लॉज, रेगुलेशन, इसकी बात हो रही है कि कितना हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है, हमें क्लीन एयर मिल रही है, क्लीन वाटर मिल रहा है, इस सब से भी हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। सब लेवल्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और इसलिए हेल्थ जो है एक इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंडेंट नहीं होती। ओके, इसका अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो इस मॉडल से हम मल्टी लेवल इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। हेल्थ इनइक्वालिटी का रूट कॉज भी इसी से समझा जा सकता है। ओके, कंक्लूजन में तुम बेसिकली यही लिखोगे कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल चेंज इनफ नहीं है, सिस्टम चेंज भी होना उतना ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। वेरी इजी, अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट्स ही देखे हैं एक तरह। अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हेल्थ के फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इसमें काफी सारे फैक्टर्स आते हैं। पहला है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बेटर हो तो आपकी हेल्थ भी बेटर रहती है। ओके, फिर आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, वाटर, हाउसिंग हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। स्लम्स में जो है डिसीजेस का रिस्क ज्यादा होता है। ओके, फिर आता है सोशल सपोर्ट, फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट से मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है। बाकी आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल होना भी आपकी लाइफस्टाइल में आता है कि आप बाद में जाके अपनी डिसीज ठीक कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर आते हैं हेल्थ केयर एक्सेस, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर से डिसीज प्रिवेंट होती है। बाकी जेनेटिक्स और जेंडर, जेंडर रोल्स और इनइक्वालिटी हेल्थ आउटकम्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। ओके, बाकी कंक्लूजन में आप सब यही लिखोगे कि हेल्थ सोशली प्रोड्यूस्ड होती है, इनइक्वालिटी कम किए बिना हम हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, तो एक तरह आपके BANS 184 का यहाँ पे मैंने सारा रिवीजन करा दिया है। 5 क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप पिछली वीडियो भी जाके देख लेना, और ये वीडियो देखने के बाद आपके ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए जिनके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना है PDF, और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।